हेलो नमस्ते। मैं अनुकंपा कुमारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अनुकंपा अध्ययन में। आज हमारा 10वां टेस्ट है और आज का टेस्ट रहेगा हमारा विभिन्नवाद और नई कविता से 100 प्रश्न करेंगे आज हम। इससे पहले हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल से संबंधित, भारतेंद्र युग, आधुनिक काल के अंतर्गत वेदी युग, छायावाद से संबंधित टेस्ट देख लिए हैं और आज हमारा 10वां टेस्ट है। तो आज भी हम 100 प्रश्न करेंगे। इसके बाद हमारा गद्य की विधाएं शुरू हो जाएंगी। अब तक आज तक जो हमने किए वो हमारा पद्य की विधाएं थी। तब जो भी नए हैं आप इस चैनल से जल्दी जुड़ जाएं ताकि आपको एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जानकारी आपको मिलते रहें। और हमारा एग्ज़ाम का समय और ज़्यादा है नहीं, 18 जून को फर्स्ट शिफ्ट में आप लोगों का हिंदी विषय से संबंधित जितने भी विद्यार्थी हैं उसका फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप लोग तैयार रहें और उम्मीद करते हैं आप लोगों की अच्छी तैयारी हुई होगी। और इसे एग्ज़ाम से पहले आप एक बार टेस्ट दे दें। और इसे देने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठे ताकि आप अपना विश्लेषण करें। हम फटाफट करने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेंगे। एक तरीक़ा से हमारा एक टेस्ट रहेगा जो एग्ज़ाम के पहले हम करेंगे और अपना मूल्यांकन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रगतिवादी काव्य में यथार्थ को प्रकट किया गया है, ऐसे समाज का निर्माण किया गया है जहाँ सभी समान हो, पूंजीवादी वर्ग के प्रति घृणा का भाव व्यक्त किया गया है, और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही विकल्प बताना है। तो एक का आपका सही विकल्प हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। यानी प्रगतिवादी काव्य में यथार्थ को प्रकट किया गया है, ऐसे समाज का निर्माण किया गया है जहाँ सभी समान हो, पूंजीवादी वर्ग के प्रति घृणा का भाव व्यक्त किया गया है। तो ये सारी प्रगतिवादी काव्य के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिवादी काव्य की विशेषता नहीं है? तो आपको नहीं बताना है। शोषण वर्ग के प्रति घृणा, धर्म व ईश्वर के प्रति अनास्था, क्रांति की भावना, व्यंग्य। तो इनमें से कौन सा प्रगतिवादी काव्य की विशेषता नहीं है बताना है को। तो 2 का सही विकल्प हो जाएगा डी, व्यंग्य। तो ये जो है प्रगतिवादी काव्य की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिवादी कवि नहीं है? हरिओंद, त्रिलोचन, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, हरिओंद। ये आपका द्विवेदी युग के कवि हैं। और त्रिलोचन, नागार्जुन, केदारनाथ ये आपका हो जाएगा प्रगतिवादी कवि। अगला प्रश्न, प्रगतिवाद के संबंध में असत्य कथन है। तो आपको असत्य कथन पता करना है। हिंदी की प्रगतिवादी कविता मार्क्सवाद से प्रभावित है। राजनीति में मार्क्सवाद ही साहित्य में प्रगतिवाद है। मार्क्सवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स थे। प्रगतिवाद शोषण को बढ़ावा देता है। तो इसका असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? तो 4 का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, प्रगतिवाद शोषण को बढ़ावा देता है। तो ये गलत है, उसे शोषण को बढ़ावा नहीं देता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न 5वां, नरेंद्र शर्मा की पहली कविता पत्रिका मतलब किस पत्रिका में छपी है? हंस में, चांद में, पाखी में या साखी में? तो नरेंद्र शर्मा की पहली कविता किस पत्रिका में छपी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा चांद में छपी है। रांगे राघव की प्रबंधात्मक कृतियां हैं अजय खंडहर, मेधावी, पांचाली, ये सभी। तो प्रबंधात्मक कृतियां कौन कौन सी है रांगे राघव की? तो 6 का सही विकल्प बताना है आपको। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, ये सभी। नागार्जुन हिंदी के साथ साथ मैथिली में भी रचनाएं लिखा करते थे। उन्होंने मैथिली काव्य अपने किस उपनाम में लिखा? वैद्य जी, वैद्यनाथ मिश्र, मिश्र जी या यात्री?
तो नागार्जुन हिंदी के साथ साथ मैथिली में भी रचनाएं लिखते थे और वो मैथिली में यात्री नाम से रचना लिखते थे, यात्री उपनाम से। अगला प्रश्न है, नागार्जुन की मूल चेतना है मानवीय पीड़ा का स्वर, सामाजिक अन्याय के प्रतिकार में व्यक्त होती है, वेदना तक सीमित है, किसानों की लाचारी के रूप में व्यक्त हुई है। तो 8 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, सामाजिक अन्याय के प्रतिकार में व्यक्त होती है। अकाल और उसके बाद कविता में नागार्जुन ने किस स्थिति का वर्णन किया है? भूख, बाढ़, सूखे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, भूख का। यानी अकाल और उसके बाद जो कविता है उसमें नागार्जुन ने भूख का वर्णन किया है। जब अकाल पड़ता है तो इंसान भूखे के कारण जो स्थिति होती है वो स्थिति का वर्णन किया है। नागार्जुन किस कृति में बर्वे छंद का प्रयोग हुआ है? नागार्जुन की किस कृति में बर्वे छंद का प्रयोग हुआ है? भस्मांकुर, सिंदूर, तिलकित भाल, युगधारा, सतरंगी पंखों वाली। तो 10 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, भस्मांकुर कृति में बर्वे छंद का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न है, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का प्रसिद्ध महाकाव्य है। यह नाट्य नीति विधा में लिखा गया है। उर्वशी और अर्जुन का प्रेमाख्यान, उर्वशी और पुरूरवा का प्रेमाख्यान, उर्वशी का स्वर्ग में अवरोहन, उर्वशी और महर्षि च्यवन्य। तो 11 का सही विकल्प आपको बताना है कि उर्वशी का जो उसकी नाट्य नीति की विधा क्या है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, उर्वशी और पुरूरवा का प्रेमाख्यान है उर्वशी महाकाव्य में। अगला प्रश्न, रश्मिरथी दिनकर जी का प्रसिद्ध खंड काव्य है। इस खंड काव्य की कथा का आधार क्या है? उपनिषद, रामायण, महाभारत, वेद। तो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 12 का सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, रश्मिरथी दिनकर की प्रसिद्ध खंड काव्य है और यह खंड काव्य महाभारत कथा का आधार है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी कविता के काल में प्रकृति चित्रण या सौंदर्य का कवि है? केदारनाथ अग्रवाल, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो जो वादी कविता के काल में प्रकृति चित्रण या सौंदर्य का कवि कौन है? जिस तरह छायावाद में आपको पंत जी प्रकृति चित्रण के कवि माने जाते हैं, तो प्रगतिवादी कविता में कौन है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, केदारनाथ अग्रवाल जी प्रकृति चित्रण या सौंदर्य के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न, केदारनाथ अग्रवाल की किस कृति में विषम अर्थव्यवस्था का चित्रण हुआ है? आग का आईना, नींद के बादल, युग की गंगा, हे मेरी तुम। तो 14 का सही विकल्प बताना है आपको कि विषम अर्थव्यवस्था का चित्रण किस कृति में हुआ है केदारनाथ अग्रवाल का। तो 14 का सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, युग की गंगा कृति में। अगला प्रश्न, फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य कृति के लिए केदारनाथ जी को कौन सा सम्मान मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी, सोवियत लैंड या व्यास सम्मान। तो फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य कृति के लिए केदार जी को कौन सा सम्मान मिला था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, सोवियत लैंड पुरस्कार।
अगला प्रश्न, केदारनाथ अग्रवाल को किस काव्य ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1986 से सम्मानित किया गया है? पुष्पदीप, अपूर्वा, लोक और आलोक, आत्मगंध। तो केदारनाथ अग्रवाल को किस काव्य ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1986 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, अपूर्वा के लिए। हिंदी सॉनेट का संस्थापक एवं साधक माना जाता है? केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, रागे राघव, त्रिलोचन शास्त्री। तो हिंदी सॉनेट का संस्थापक एवं साधक माना जाता है किसे? तो 17 का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, त्रिलोचन शास्त्री को माना जाता है। अगला प्रश्न, त्रिलोचन शास्त्री के संबंध में असत्य कथन है, तो इसका असत्य कथन पता करना है। प्रकृति का वैविध्य और आत्मीय रूप इनकी कविताओं में अनायास देखने को मिलता है। शास्त्री जी प्रयोग धर्मिता के समर्थक थे। शास्त्री जी ने केवल काव्य संग्रह की रचना की, उन्होंने गीत, गजल, सॉनेट, कुंडलियाँ आदि प्रचलित छंदों का प्रयोग किया। तो इसका असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? 18 का। तो 18 का सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, शास्त्री जी ने केवल काव्य संग्रह की रचना की। तो ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी कवि केवल एक ही काव्य मतलब एक ही कोई भी चीज़ मतलब एक ही या केवल ऐसा कोई चीज़ में दिया रहे, तो ऐसा नहीं है। कई भागों में इन्होंने कई विधाओं में रचनाएं की हैं, कई शैलियों में रचना किए हैं। इनमें कोई भी ऐसा कवि आपको नहीं मिलेगा जो केवल के रूप में आपको मिल जाए कि केवल इसी की रचना की है, ऐसा नहीं है। उन्होंने कई विधाओं में रचनाएं की है। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद का मूल आधार क्या है? सामूहिकता, एकांतवादिता, व्यक्तिकता या इनमें से कोई नहीं। तो प्रयोगवाद का मूल आधार आपका हो जाएगा सी, व्यक्तिकता। प्रयोगवादी कविता में प्रमुखता है निम्न वर्ग का जीवन चित्रण, मध्य वर्गीय समाज का चित्रण, उच्च वर्गीय समाज का चित्रण, इनमें से कोई नहीं। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, मध्य वर्गीय समाज का चित्रण किया गया है। प्रयोगवाद का मुख्य लक्ष्य था नए नए उपकरणों का प्रयोग, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, काव्य में पूर्व परंपरा का विरोध, नई राहों का अन्वेषण। तो प्रयोगवाद का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो ये बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नई राहों का अन्वेषण करना प्रयोगवाद का मुख्य लक्ष्य था। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष था लोक कल्याण की उपेक्षा, नवीनता के प्रति अतिशय मोह, रूढ़ियों मान्यताओं का विरोध, नई प्रतीकों का सर्वथा अभाव। तो 22 का आपका सही विकल्प हो जाएगा लोक कल्याण की उपेक्षा। तो प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष था कि उन्होंने लोक कल्याण की उपेक्षा की है। अगला प्रश्न, तार सप्तक में कौन सा एक कवि शामिल नहीं है? अज्ञेय, नागार्जुन, मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन। तो आप ध्यान रखिएगा कि इन्होंने 4 सप्तकों का प्रकाशन किया है प्रयोगवाद के बाद। तो आपका हो जाएगा पहला तार सप्तक, उसके बाद पहला को पहला तार सप्तक नहीं कहा गया है, उसका नाम ही तार सप्तक है। उसके बाद दूसरा तार सप्तक, तीसरा और चौथा तार सप्तक के नाम से प्रकाशित हुआ है। तो तार सप्तक में आपका कौन सा कवि नहीं शामिल नहीं है? तो बताना है 23 का। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा नागार्जुन, ये तार सप्तक के कवि नहीं हैं। दूसरे तार सप्तक में कौन सा एक कवि शामिल है? रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण, नेमिचंद्र जैन, प्रभाकर माजवे। तो दूसरे तार सप्तक में कौन सा कवि शामिल है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, रघुवीर सहाय।
अगला प्रश्न 25वां, अगेय जी ने तार सप्तक के नाम से विभिन्न कवियों की कविताओं का संकलन किया। इनमें से कौन से कवि दूसरे तार सप्तक के कवियों में से एक थे? तो आपको दूसरे तार सप्तक के कवि कौन थे? तो इसका ढूंढना पता करना है। जयशंकर प्रसाद, धूमिल, मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र। तो 25 का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता गीत फरोश में कवि अपने गीतों को क्यों बेचना चाहता है? कवि को गीत बेचकर अच्छा धन मिलने की आशा है। कवि ने व्यंग करते हुए कहा है कि आज के जीवन में कभी कर्म करना भी कठिन हो गया है। गीत बेचना कवि की मजबूरी है। कवि गीत बेचने का कार्य करता है। तो भवानी प्रसाद मिश्र की कविता गीत फरोश में कवि अपने गीतों को क्यों बेचना चाहता है? तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 26 का बी, कवि ने व्यंग करते हुए कहा है कि आज के जीवन में कभी कर्म करना भी कठिन हो गया है। तो इसलिए उन्होंने गीत फरोश में कवि अपने गीतों को बेचना चाहता है। तीसरे तार सप्तक का कवि इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो प्राग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, विजयदेव नारायण शाही, प्रभाकर माजवी। तो तीसरे तार सप्तक के कवि नहीं है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, प्रभाकर माजवी। निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना अज्ञेय की नहीं है? इत्यालम, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष, रौंदे हुए, राह के दीपक। तो 28 का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, राह के दीपक। अज्ञेय जी को किस काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1964 में मिला है? आंगन के पार द्वार, इंद्रधनुष, रौंदे हुए, हरी घास पर क्षण भर, अरियो करुणा प्रभामयी। तो 29 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, आंगन के पार द्वार के लिए अज्ञेय जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1964 में मिला है। अगला प्रश्न है, कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति के लिए अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान या व्यास सम्मान। तो कितनी नावों में कितनी बार के लिए अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? अगला 31वां प्रश्न है, नई कविता का केंद्र बिंदु क्या है? प्रकृति वर्णन, निर्धनता का चित्रण, शोषक वर्ग की चिंता, लोक जीवन की अभिव्यक्ति। तो 31 का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, लोक जीवन की अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न, नई कविता की विशेषता नहीं है? जीवन के प्रति आस्थावान होना, परंपरागत मान्यताओं का विरोध, नया सौंदर्य बोध, ईश्वर में आस्था और असंशय की स्थिति। तो नई कविता की विशेषता नहीं है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, ईश्वर में आस्था और असंशय की स्थिति। ये नई कविता की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न, नई कविता के संबंध के असत्य कथन है। नई कविता के संबंध में असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? प्रयोगवाद के बाद नई कविता का जन्म हुआ। नई कविता में जीवन का पूर्ण स्वीकार व उसे भोगने की लालसा है। नई कविता जीवन के एक क्षण को सत्य मानती है। नई कविता में जीवन को एकांकी रूप में देखा गया है। तो असत्य कथन आपको पता करना है। 33 का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो 33 का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, नई कविता में जीवन को एकाकी रूप में देखा गया है। तो ये असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, केदारनाथ सिंह को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? जमीन पक रही, अभी बिल्कुल अभी, अकाल में सारस, ताल्स्ताय और साइकिल। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, अकाल में सारस।
सात गीत वर्ष काव्य संग्रह है? धर्मवीर भारती, धूमिल, शंभुनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह। तो 35 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक नई कविता का हस्ताक्षर नहीं है? कुंवर नारायण, नेमीचंद्र जैन, अजीत कुमार, दुष्यंत कुमार। तो 36 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, नेमीचंद्र जैन। अगला प्रश्न है, कुंवर नारायण की काव्य दृष्टि के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? साहित्य का संबंध मानव जीवन से होता है, प्रयोग करना कवि का स्वभाव है, वे कविता को बनावट और बुनावट दोनों को बराबर महत्व देते हैं, कवि में केवल संवेदना होनी चाहिए। तो असत्य कथन जो सत्य नहीं है उसको बताना है कुंवर नारायण की काव्य दृष्टि के संबंध में। तो 37 का आपका सही विकल्प हो जाएगा डी, कविता में केवल संवेदना होनी चाहिए। तो ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? चिंता अज्ञेय का काव्य संग्रह है, चांद का मुंह टेढ़ा है मुक्तिबोध का काव्य संग्रह है, संसद से सड़क तक धूमिल का काव्य संग्रह है, लोग भूल गए हैं नागार्जुन का काव्य संग्रह है। तो 38 का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, लोग भूल गए हैं नागार्जुन का काव्य संग्रह है, ये असत्य है। अगला प्रश्न, मुक्तिबोध प्रगतिवादी कवियों में प्रमुख स्थान रखते हैं, उन्हें कवियों का कवि कहा जाता है। इनकी प्रारंभिक रचनाएं किस पत्रिका में छपती थी? कर्मवीर, हंस, माया, माधुरी। तो 39 का आपका हो जाएगा ए, कर्मवीर। अगला प्रश्न 40, निम्न रचनाओं में से कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है? भूल गलती, भूरी भूरी खाक धूल, परिवर्तन, चांद का मुंह टेढ़ा है। तो मुक्तिबोध की नहीं है, तो इसका सही विकल्प बताना है। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी, परिवर्तन। तो परिवर्तन आपका पंत जी की रचना है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना कवि की फैंटेसी कविताओं में से एक है? ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, भूरी भूरी खाक धूल, चांद का मुंह टेढ़ा है। तो फैंटेसी कविताओं में से एक है। तो 41 का आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, ब्रह्म राक्षस। मुक्तिबोध की कविता नहीं है। ओरांग उटांग, ब्रह्म राक्षस, डूबता चांद कब डूबेगा, बादल को घिरते देखा। तो मुक्तिबोध की कविता नहीं है बताना है 42 का। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका 42 का डी, बादल को घिरते देखा। ये नागार्जुन की रचना है और तीनों रचनाएं मुक्तिबोध की है। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की किस रचना में फैंटेसी का प्रयोग हुआ है? अंधेरे में, भूरी भूरी खाक धूल, चांद का मुंह टेढ़ा है, इनमें से कोई नहीं। तो 43 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, अंधेरे में रचना में फैंटेसी का प्रयोग हुआ है। मुक्तिबोध के लिए फैंटेसी क्या है? ज्ञानतम संवेदना, आत्म अनुभूति, अनुभव की कन्या, अभ्यंतरीकरण। तो मुक्तिबोध के लिए फैंटेसी अनुभव की कन्या है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, कवि धूमिल ने अपनी किस कविता में जाति और वर्ण व्यवस्था पर चोट की है? मोचीराम, अकाल दर्शन, नक्सलवाड़ी, रोटी और संसद। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मोचीराम में जाति और वर्ण व्यवस्था पर चोट की है। अगला प्रश्न है, समकालीन कविता के प्रवर्तक कौन हैं? नेमीचंद्र जैन, कुंवर नारायण सिंह, वीरेंद्र कुमार जैन, डॉक्टर विशंभर उपाध्याय। तो समकालीन कविता के प्रवर्तक हैं आपका
हो जाएगा डी डॉक्टर विशंभर उपाध्याय, इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक समकालीन कवि नहीं है? रघुवीर सहाय, प्रताप सहगल, अरुण कमल, धर्मवीर भारती। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका डी धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न, समकालीन कविता व्यक्तिगत कुंठा तथा अस्वीकृति से जन्मी है। इसने अपना स्वरूप नई कविता से भिन्न स्थापित किया है। मोह भंग को व्यक्त करती है। उपयुक्त सभी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला प्रश्न है, समकालीन पत्रिका नहीं है? आलोचना, पहल, सरस्वती, तद्भव। तो समकालीन पत्रिका नहीं है 49 का आपका हो जाएगा सी सरस्वती। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही नहीं है? आलोचना पत्रिका का संपादन अरुण कमल ने किया। तद्भव एक मासिक पत्रिका है। नया ज्ञानोदय के संपादक रविंद्र कालिया हैं। बागर्थ एक मासिक पत्रिका है। तो सही नहीं पता करना है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी तद्भव एक मासिक पत्रिका है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है 51वां कि निम्नलिखित में से पाक्षिक पात्रिक है? परिकथा, महल, दस्तावेज, शुक्रवार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शुक्रवार, सही आंसर हो जाएगा। 52वां, निम्नलिखित में से त्रैमासिक पत्रिका है? हंस, आजकल, वाक, कथा, देश। तो त्रैमासिक हो जाएगा आपका सी वाक। 53, प्रगतिवाद समाजवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? बच्चन सिंह, वासुदेव सिंह, नामवर सिंह, नगेंद्र। तो ये कथन किसका हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नगेंद्र का कथन है। अगला प्रश्न, यह किसका कथन है कि नागार्जुन ऐसे साहित्यकार हैं जो अभावों में ही जन्मे हैं तथा पीड़ित वर्ग के कष्टों को उन्होंने स्वयं झेला है। निस्संदेह ऐसा व्यक्ति भारत की निम्न वर्गीय जनता का सच्चा सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व कर सकता है। तो ये कथन किसका है? 54 का नगेंद्र, रामकुमार वर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त, गणपति चंद्र गुप्त। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका सी डॉक्टर प्रकाश चंद्र गुप्त का यह कथन है। अगला प्रश्न, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का छायावाद की उपशाखाएं हैं। ये मूलतः एक ही युग चेतना अथवा युग सत्य से अनुप्राणित है और एक दूसरे की पूरक हैं। यह कथन किसका है? सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिओंद जयशंकर प्रसाद। तो 55 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ये सुमित्रा नंदन पंत का यह कथन है। अगला प्रश्न, कबीर में जैसे सामाजिक विद्रोह का तीखापन और प्रणय अनुभूति की कोमलता एक साथ मिलती है, कुछ वैसा ही रचाव मुक्तिबोध में है। यह कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, नंदुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र। तो सही विकल्प हो जाएगा आपका ए डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का यह कथन है। अगला प्रश्न, नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है, यह कथन किसका है? प्रेमचंद्र, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, नंदुलारे वाजपेयी। तो 57 का सही विकल्प हो जाएगा आपका सी मुक्तिबोध का यह कथन है। अगला प्रश्न 58, मारो 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 हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है? पंक्ति है केदारनाथ अग्रवाल की, अज्ञेय, नागार्जुन, रघुवीर सहाय। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ए केदारनाथ अग्रवाल का यह पंक्ति है। अगला प्रश्न, मैंने उसको जब जब देखा लोहा जैसे तपता देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है?
रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, अज्ञेय, नरेंद्र शर्मा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, केदारनाथ अग्रवाल का यह पंक्ति है। अगला प्रश्न, अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे अतिशय शीतल बारी कणों को। उपयुक्त काव्य पंक्ति किस कवि की है? नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो 60 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, नागार्जुन की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न, घनी रात बादल रिमझिम है, दिशा मूक निस्तब्ध वनांतर, व्यापक अंधकार में सिकुड़ी सोई नर की बस्ती भयंकर। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? मुक्तिबोध, सिया, रामशरण गुप्त, सोहनलाल द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। 61 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, मुक्तिबोध की यह काव्य पंक्ति है। अगला 62वां प्रश्न, क्षण भंगुरता के इस क्षण में जीवन की गति, जीवन का स्वर, 200 वर्ष आयु यदि होती तो क्या अधिक सुखी होता नर। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? नेमी चंद्र जैन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, मुक्तिबोध की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न, रामराज में अब की रावण नंगा होकर नाचा है, सूरत सकल वही है भैया, बदला केवल ढांचा है। उपयुक्त पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? पीड़ा, आक्रोश, व्यंग, लोक संपृक्ति। तो 63 का सही विकल्प हो जाएगा बी, पहला, दूसरा और तीसरा इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक चली भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। इन पंक्तियों का आशय है। इन पंक्तियों में अकाल तथा उसके बाद की स्थितियों का चित्रण किया गया है। अन्न न होने पर चूहा तथा चक्की दोनों नहीं चलाया गया। मनुष्य के साथ साथ जीव जंतु भी भूख से बेहाल हैं। घर में भूखमरी की स्थिति में सभी गतिविधियां रुकी हुई हैं। तो 64 का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, दूसरा, तीसरा, चौथा इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, छोटा सा भी मैं हूँ स्वर, रवि का प्रतिनिधि, काली तमसा में रक्षक अथक खड़ा हूँ, लेकर उसकी बाती मंजूषा में। इन पंक्तियों में कवि का अभिप्राय है। छोटे से दीप में सूर्य के प्रकाश का अंश है, उसमें अंधकार को भेदने की सामर्थ्य है। दीप के प्रकाश में असंख्य विद्रोही भाव है। वह छोटा दीप अन्य किसी पर निर्भर नहीं है। तो 65 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, पहला और दूसरा इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, बीना के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। दूसरी पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है कि बीना को बजाने में मेरा कुछ भी श्रेय नहीं है, मैंने स्वयं को हमसे अलग कर लिया था, मैंने बीना के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की थी, मैं स्वयं के अस्तित्व को भूल गया था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, दूसरा, तीसरा और चौथा इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नागार्जुन की रचनाओं का क्रम है, तो क्रम बताना है 67 का। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पतराई आंखें, तुमने कहा था, तो इसका सही क्रम हो जाएगा। अगला है, केदारनाथ अग्रवाल की रचनाओं का सही क्रम। तो 68 का सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, हे मेरी तुम, इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला है, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य रचनाओं का सही कालक्रम बताना है।
तो इसका भी हो जाएगा आपका सही आंसर सी, भूरी भूरी खाक धूल नदी की बाँक पर छाया, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, इसका सही क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य रचनाओं का सही क्रम बताना है। तो 70 का आपका सही विकल्प हो जाएगा बी, सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो लोग भूल गए हैं, इसका सही क्रम होगा। अगला प्रश्न है, रचना और रचनाकार से सम्मिलित करना है, तो सही विकल्प कौन सा हो जाएगा। तो देख लेते हैं, चक्रव्यूह ये कुंवर नारायण, युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल, सूर्य का स्वागत दुष्यंत, धूप का धान ये हो जाएगा गिरजा कुमार माथुर। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, रचना और रचनाकार से सम्मिलित करना है। तो कालजयी तो इसका हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र, अंधा युग धर्मवीर भारती, अपने सपने कुंवर नारायण, संशय की एक रात ये हो जाएगा आपका नरेश मेहता। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न भी वही रचना और रचनाकार से सम्मिलित करना है। तो चांद का मुंह टेढ़ा है, मुक्तिबोध, काठ की घंटियाँ, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, आत्मजयी कुंवर नारायण, पक गई धूप राम दरस मिश्र। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। रचना और रचनाकार से सम्मिलित करना है। तो जमुन जल तुम, तो इसका हो जाएगा आपका केदारनाथ अग्रवाल, राह के दीपक ये हो जाएगा रागे राघव, धरती त्रिलोचन, रत्न गर्भ ये हो जाएगा नागार्जुन। तो इसका सही विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 75वां प्रश्न का सही विकल्प कौन सा है। कालजयी भवानी प्रसाद मिश्र, पुरुषोत्तम राम हो जाएगा पंत, द्रौपदी नरेंद्र शर्मा, ऋतुम्बरा केदारनाथ मिश्र। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रयोगवाद में व्यक्तिक चेतना है, प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि प्रयोग धर्मिता को साध्य मानते हैं, प्रयोगवाद की आधारशिला मार्क्सवाद है, प्रयोगवाद का सत्य मध्यवर्गीय व्यक्ति का सत्य है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन पता करना है 76 का। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, पहला दूसरा और चौथा इसका सही कथन हो जाएगा। अगला प्रश्न, कथनों पर विचार करना है। प्रगतिवाद का मूल तत्व शोषण का विरोध है, प्रगतिवाद साहित्य को उद्देश्यपूर्ण मानता है, प्रगतिवाद सौंदर्य को नए रूप में देखता है, प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ के अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है आपको पता करना है। तो 77 का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, ये सभी। अगला प्रश्न, इसमें भी कथन पर विचार करना है। तो नई कविता में जीवन को समग्रता से देखा गया है। नई कविता में दो प्रमुख तत्व हैं, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। तो कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी 1 और 2 दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं पर विचार करना है। युगधारा, वरुण के बेटे, सतरंगे पंखों वाली, राह के दीपक। उपयुक्त रचनाओं में नागार्जुन की रचना है। तो कौन सी नागार्जुन की रचना है आपको बताना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, पहला दूसरा और तीसरा ये नागार्जुन की रचना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना कीजिए। रघुवीर सहाय समूचे राजनीति तंत्र की पोल खोलने वाली कवि हैं। राजनीति कविता विचार पर आधारित होती है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो 80 का सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, पहला और दूसरा इसका सही कथन हो जाएगा। अगला प्रश्न, नागार्जुन सर्वहारा कविता की धारा को तीव्र कर देते हैं। उनमें मजदूर वर्ग को संघर्षशील चेतना समुन्नत रूप में प्रकट हुई है। यह कथन किसका है। राहुल सांस्कृत्यायन, रामचरण महेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र।
तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, प्रोफेसर रामचरण महेंद्र का यह कथन है। अगला प्रश्न, नई कविता प्रथम बार समस्त जीवन को व्यक्ति या समाज इस प्रकार के तंग विभाजनों के आधार पर ना माप कर मूल्यों की सापेक्ष स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों को मापने का प्रयास कर रही है। यह कथन किसका है? नगेंद्र का, नलिन बिलोचन शर्मा का, धर्मवीर भारती, रामविलास शर्मा। तो 82 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी, डॉक्टर धर्मवीर भारती का यह कथन है। अगला प्रश्न, प्रयोग कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे, ना है ना प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। ठीक उसी तरह कविता का कोई वाद नहीं, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना कवितावादी कहना। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, गणपति चंद्रगुप्त, अज्ञेय। तो 83 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, यह कथन नगेंद्र का है। अगला प्रश्न, वस्तुतः नई कविता प्रयोगवाद का ही विकसित रूप है, यह कथन किसका है? अज्ञेय का, गोविंद शर्मा, रजनीश का, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का, नामवर सिंह का। तो अगला प्रश्न हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा बी, गोविंद शर्मा रजनीश का। अगला प्रश्न, कुंवर नारायण की कविता उस अधुनातन भारतीय व्यक्ति की प्रतिछवि है जो मूलतः भारतीय होते हुए भी अध्ययन, चिंतन और संभवतः उससे अधिक स्थूल संपर्कों के प्रभाव से बहुत कुछ देशेतर गुणों, रुचियों और प्रवृत्तियों से समन्वित हो गया है। यह कथन किसका है? मुक्तिबोध, नगेंद्र, रामविलास शर्मा, बालकृष्ण राव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, बालकृष्ण राव का यह कथन है। अगला प्रश्न, हाँ यहाँ मानव मानव में समता का व्यवहार नहीं है, काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन शास्त्री, नागा अर्जुन। तो 86 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ये, शिवमंगल सिंह सुमन का यह कथन है, ये पंक्ति है। अगला प्रश्न, मेरी कविता में उषा के भीतर मेरी मृत्यु भी लिखी चिड़िया के भीतर है, मेरी राष्ट्र भावना बच्चों में दुख। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? रघुवीर सहाय, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध, कुंवर नारायण। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, रघुवीर सहाय का यह पंक्ति है। साम्राज्यवादियों के बदशक्ल चेहरे एटमी धुएं के बादलों के गहरे क्षितिज पर छाए हैं, जापान को ध्वस्त कर ईरान को मार कर। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? केदारनाथ अग्रवाल, हुकुम देव नारायण, मुक्तिबोध, नागार्जुन। तो 88 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, केदारनाथ अग्रवाल का यह पंक्ति है। घिर गया है समय का रथ कहीं, लालिमा में मर गया है राग, भावना की तुंग लहरें, पंथ अपना अंत अपना जान। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी है? नेमी चंद्र जैन, शमशेर बहादुर सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा, गिरिजा कुमार माथुर। तो 89 का सही आंसर हो जाएगा बी, शमशेर बहादुर सिंह की यह पंक्ति है। अगला 90वां प्रश्न, घुन खाए सहतीरों पर 12 खड़ी विधाता बाँचे, फटी भीत है छत चूती है, आले पर बिस्तुइयाँ नाचे। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी है? आलोक धनवा, रघुवीर सहाय, नागार्जुन, राजेश जोशी। तो 90 का सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, नागार्जुन का यह कथन है। पंक्ति नागार्जुन की पंक्ति है। तो अगला प्रश्न 91, अवयुग की अंधियारी रजनी मिटने को है, जन कवि की अग्र प्रकाश चरण अंकित हो रहा धरा के मेले अंचल पर, जिसमें मानवता छिपी धूप बन सोती है। उपयुक्त पंक्तियों में कवि का अभिप्राय है। कवि को लगता है कि रात का अंधेरा मिटने वाला है, धरती पर प्रकाश का साम्राज्य होगा, धरती के मेले आंचल पर मानवता की धूप खिलेगी। नया कवि अपने परिवेश के प्रति सजग है।
तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, पहला, दूसरा और तीसरा। जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। नियति नहीं पूर्व निर्धारित, उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता है। उपयुक्त पंक्तियों का आशय है, मनुष्य इतिहास को चुनौती देकर अपने भाग्य की दिशा को बदल सकता है। नियति पहले से ही निश्चित होती है, मनुष्य का निर्णय नियति को बनाता बिगाड़ता है। यह व्यक्ति की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका 92 का डी, पहला, तीसरा और चौथा। यानी मनुष्य इतिहास को चुनौती देकर अपने भाग्य की दिशा को बदल सकता है। मनुष्य का निर्णय नियति को बनाता बिगाड़ता है और यहाँ व्यक्ति की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है, 93 का। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख। इसका सही क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न, रचनाकाल की दृष्टि से काव्य रचनाओं का सही कालक्रम बताना है। तो 94 का सही विकल्प हो जाएगा ए, चिड़ियों पर धूप में, चांद का मुँह टेढ़ा है, कितनी नावों में कितनी बार, भूरी भूरी खाक धूल। 95 क्वेश्चन, प्रकाशन काल की दृष्टि से अज्ञेय की रचनाओं का सही अनुक्रम। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, भग्नदूत, चिंता, इत्यालम, बाबरी, अरहरी। इसका सही विकल्प हो जाएगा। 96, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य रचनाओं का सही क्रम बताना है। तो इसका सही क्रम हो जाएगा बी, बाबरा रहे, इंद्रधनुष रोंदे हुए, अरियो करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार। इसका सही क्रम हो जाएगा। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही क्रम बताना है, 97 का। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनू नदी, जंगल का दर्द। अगला प्रश्न सुमिलित से संबंधित है, रचना और रचनाकार से सुमिलित करना है। तो देखते हैं, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, ये हो जाएगा आपका नागार्जुन। पंचाली, रांगे राघव, तार के ताए हुए दिन, ये हो जाएगा आपका त्रिलोचन। एशिया जाग उठा, तो इसका हो जाएगा आपका शिव मंगल सिंह सुमन। तो 98 का सही विकल्प हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी रचना और रचनाकार से सुमिलित करना है। तो इसका देखते हैं, 64 कविताएं, ये हो जाएगा इंदु जैन। खंडित सेतु, शंभुनाथ सिंह। अर्धसती, ये हो जाएगा बालकृष्ण राव। मुक्ति प्रसंग, राजकमल चौधरी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न, रचना और रचनाकार से सुमिलित करना है। तो अरियो करुणा प्रभा में अज्ञेय की रचना है। धूप के धान, ये हो जाएगा आपका गिरिजा कुमार माथुर। खुशबू के शिलालेख, भवानी प्रसाद मिश्र। चांद का मुँह टेढ़ा है, तो ये मुक्तिबोध की रचना हो जाएगी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। तो आज हमारा कविता से संबंधित, पद्य विधाओं से संबंधित 100 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। आगे का जो हमारा टेस्ट रहेगा वो गद्य की विधाओं से रहेगा, यानी उपन्यास, निबंध, कहानी, नाटक, अन्य विधाओं से। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसे कुछ लाभ मिला हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।